Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और राज्य। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज पर ही मैप दिया हुआ है, तो हम इस मैप को पहले देख लेते हैं। हमारे इंडिया के किस किस एरिया में कौन कौन से वो नई डायनेस्टीज़ थी, न्यू किंगडम्स थे जो क्रिएट हुए, और किन किन वंशों का किन किन एरियाज़ पर साम्राज्य स्थापित हुआ। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नोटिस करते हैं चाहमन। ठीक है, ये आप एरिया देख रहे हैं, ये है जो एरिया है चाहमन्स का, ये राजस्थान वाला एरिया है। और इसके नीचे ही यहाँ दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये जो गुर्जर प्रतिहार वाला एरिया है ये भी राजस्थान और गुजरात के थोड़ा मिला जुला एरिया है। मोस्ट ऑफ जो एरिया है ये राजस्थान से कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल में पालाज। ये जो 3 डायनेस्टीज़ हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तो हमारे लिए ये काम आएंगी। तो हमारी 3 डायनेस्टीज़ हैं, चाहमन, गुर्जर प्रतिहार और पालाज। ठीक है, इसके बाद हमारा ये एक एरिया दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, कन्नौज। ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। इसके अलावा ये परमास, चंदेल और यहाँ महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटाज। ठीक है, इसके बाद साउथ में चोलाज। ये जो चेराज हैं, पांड्याज हैं, ये भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो छोटी छोटी अदर डायनेस्टीज़ थी वो भी थी, बट हमारा जो मेन जो डायनेस्टीज़ हैं वो यही हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है चाहमन्स, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमास, पालाज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, चेराज और पांड्याज। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड दे दूं। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर टेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि 1000 साल के बीच, यानी 700 से लगभग 1700 के बीच हमारे इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए थे, जिसमें हमने इन 1000 सालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया था। स्टार्टिंग के जो 500 ईयर्स थे इनको हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, और जो हमारे लास्ट के 500 ईयर्स हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मेडिवल पीरियड। और हम अपने इस मेडिवल पीरियड को इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग हिस्ट्री में हुए उन इवेंट्स को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो हमारा ये जो न्यू किंग्स हैं और जो न्यू किंगडम्स की बात हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं वो हमारी स्टार्टिंग 700 से ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को अपने जो फैक्ट हैं, जो हमारे डाटाज़ हैं, उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को जो चैप्टर है वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए। तो हमारा जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, जब हम उसकी शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो हम देखते हैं कि उस ड्यूरेशन में जो राजा था, जो एक रूलर था, उसने एक नए सिस्टम को स्टार्ट किया था जिसमें जो राज्यों के अंदर रहने वाले ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, जमींदार हैं, उनको भी उसने अपनी शासन सत्ता का हिस्सेदार बनाया हुआ था। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हमने न्यू किंग्स और किंगडम्स पढ़े, वो इसी प्रथा के जन्म के कारण ही शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को कि जब हमारा जो शासक है वो अपनी शासन सत्ता को बांट रहा है जमींदारों के बीच, बड़े किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ, तो ऐसे क्या कारण रहे कि नए नए राज्य और नए नए राजाओं का उदय हुआ। इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए एक वर्ड जानना जरूरी है।
ठीक है, और ये वर्ड है फ्यूडल्स या सामंत। फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में ये वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, सामंत। ठीक है, अब ये सामंत क्या होते थे? एक्चुअली उस ड्यूरेशन में जो राजा हुआ करता था वो अपने एरिया के जो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, या फिर जो सेनापति हुआ करते थे, वो उनको अपने एरिया के छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े हुआ करते थे वो उनको दे दिया करता था। और उसको जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है या जो वहाँ का बिग फार्मर है या वैरियर चीफ है, वो उस एरिया से टैक्स की वसूली करता था। उस टैक्स की वसूली करने के साथ ही वह एक छोटा सा सेना की टुकड़ी भी रखने की उसको अधिकार दिया गया था, उसको राइट था। तो जो भी टैक्स वो वसूल करता था उस टैक्स से वो एक छोटी सी सेना भी बना सकता था, और उस सारी सेना का जो मेंटेनेंस था, जो खर्चा था, वो उस टैक्स से हैंडल करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा ने अपनी ताकत का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो उसने लैंडलॉर्ड और बड़े किसान के साथ में साझा किया हुआ था। यहाँ अब प्रॉब्लम ये आती है कि राजा को इसका क्या फ़ायदा होता था। किसी भी बड़े एम्परर के लिए, बड़े किंग के लिए, एक इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल करने के लिए कई सारी न्यू पॉलिसीज़ को डेवलप करना होता था। तो कुछ राजाओं ने इस पॉलिसी को डेवलप किया और इसी पॉलिसी के साथ उन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्यों को हैंडल किया। वो जो बड़े शासक हुआ करते थे, एम्परर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सामंतों को दे दिया करते थे कि आप 50 सैनिक रख सकते हैं या 100 सैनिक रख सकते हैं या 1000 सैनिक रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड कितना ज़मीन का अधिकारी है और या फिर वो कितना कैपेबल है या राजा उससे कितना खुश है। ठीक है, तो फ्यूडल ने जो सेना की एक टुकड़ी मेंटेन की हुई है, अगर कभी भी राजा को जरूरत पड़ती थी कि अगर वो कहीं आक्रमण करने जा रहा है या किसी ने उस पर आक्रमण किया है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए अगर उसको सेना की ज़रूरत पड़ती थी तो वो इन सामंतों से उस सेना को मंगवा लेता था। तो कितना इजी है उसके लिए, है ना। जो मेंटेनेंस है, मेंटेन करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फ्यूडल्स निभाया करते थे, बट अगर राजा को वो ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी से उन सेना को ले सकता था। तो ये राजा के लिए बहुत ईजी था। ठीक है, अब ये इजी तो है, लेकिन जो फ्यूडल है, जो सामंत है, वो राजा की बात कब मानेगा? जब उसको ये दिखाई देता है कि राजा उससे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर किसी फ्यूडल को ये दिखाई देता है कि मैं राजा से ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, तो फिर वह राजा की बात क्यों मानेगा, है ना। बस ये जो एक छोटा सा पॉइंट है, यही कारण बना नए साम्राज्यों के उदय का, या न्यू किंग्स या जो न्यू किंगडम्स डेवलप हुए, वो इसी छोटी सी सोच के कारण शुरुआत होती है। 700 सेंचुरी के बाद 7th सेंचुरी के बाद इंडिया में कोई भी एक ऐसा कैपेबल रूलर नहीं रहा जो इन फ्यूडल्स को अपने अंडर में रख पाता। तो जो फ्यूडल्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी आसपास के एरियाज़ में देखते थे कि जो बराबर वाला फ्यूडल है वो उसको हम अटैक करके अपने अंडर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जो फ्यूडल हुआ करते थे वो अपने बराबर वाले फ्यूडल के एरिए पर अटैक करते थे और इस युद्ध में, इस लड़ाई में जो भी जीत जाता था वो अपने बराबर वाले फ्यूडल की सारी पावर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता था। और इस तरह से जो फ्यूडल्स हुआ करते थे वो अपनी ताकत को धीरे धीरे डेवलप करते चले गए। जब वो अपनी ताकत को बढ़ावा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके, डेवलप कर चुके, तो उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे सामंत, एज सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ, जैसे जैसे जो सामंत हैं वो ताकत उनकी बढ़ती गई, उनके पैसे बढ़ते चले गए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को महासामंत। ठीक है, या फिर महामंडलेश्वर। तो इसका जो मीनिंग है ये दिया हुआ है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन, यानी उस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को बढ़ा करके अपने आप को एक आज़ाद राजा घोषित कर दिया। इसी तरह का एक जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है राष्ट्रकूटास का। ठीक है, जो राष्ट्रकूटास थे वो पहले 8th सेंचुरी में चालुक्य जो डायनेस्टी थे वो उनके अंडर में फ्यूडल थे।
ठीक है। और जो चालुक्य थे, ठीक है, वो कर्नाटक में उनका शासन चलता था, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो तो चालुक्य के अंडर में रहते थे, और राष्ट्रकूटास ने क्या किया, उसका एक दाती दुर्ग नाम का जो मेन व्यक्ति था, उसने अपनी पावर को बढ़ाया और राष्ट्रकूटास को एक बिग डायनेस्टी में डेवलप कर लिया और अपनी पावर को बढ़ा करके खुद को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्रकूटास ने अपनी पावर्स को डेवलप किया, फिर चालुक्यास को हराया और खुद को उन्होंने एक फ्री डायनेस्टी के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये जो राष्ट्रकूटास थे ये क्या थे, पहले सामंत थे और अब क्या बन गए, नए राजा बन गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रकूटास एक नए राजा के रूप में, नए राज्य के रूप में इनका उदय हुआ, ठीक है। अब ये जो उस ड्यूरेशन में आप जानते हैं कि कई सारे जो अनुष्ठान थे, धार्मिक कार्यक्रम, वो कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये अनुष्ठान का नाम दिया गया है, ये हिरण्यगर्भ के नाम से, ठीक है। हिरण्यगर्भ का साहित्यिक अर्थ जो है वो है गोल्डन वोम्ब, यानी कि सोने का गर्भ, ठीक है। अब इस अनुष्ठान में होता क्या था कि जो उस ड्यूरेशन में ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा ये कराया जाता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति वो किसी भी वर्ग में जन्म लेता था, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी, या वैश्य हो, किसी भी यूनिट का हो वो, तो वो इस अनुष्ठान के बाद अपने आप को क्षत्रिय में बदल लिया करता था। यानी हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद वह व्यक्ति क्षत्रिय बन जाता था, ठीक है। तो ये जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है ये इसलिए उस टाइम में इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने भी अपने आप को कन्वर्ट किया था क्षत्रिय में, ठीक है। अब इसके बाद में एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये है कदम्ब मयूराश्रम, ठीक है, मयूर शर्मा के नाम से है, और ये है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ठीक है। ये दोनों ही जो कदम मयूर शर्मन है ये तो थे कर्नाटक के, ठीक है, और जो ये गुर्जर प्रतिहार है ये थे राजस्थान के, ठीक है। और ये दोनों ही अपने जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने अभी बताया आपको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, तो इस अनुष्ठान के जरिए इन्होंने अपना जो ब्राह्मणत्व था उसको छोड़ दिया और क्षत्रिय बन बैठे, ठीक है। और कदम्ब मयूर शर्मा ने तो कर्नाटक में, और जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया। तो ये एक जो एग्जाम्पल है ये उस ड्यूरेशन में जो सामंत थे उनका राजाओं में और उनके एरिया को राज्यों में बदलना दर्शाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो सामंत थे वो छोटे छोटे जमींदार, उन्होंने अपनी धीरे धीरे ताकत को बढ़ाया और अपने आप को राजाओं में बदल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि उन राज्यों में प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है। देखिए जब भी जो सामंत था और वो जब भी अपने आप को राजा घोषित करता था तो वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए कुछ नए जो टाइटल्स थे उनको वो एडॉप्ट कर लेता था, नए टाइटल्स को वो अपने नाम के साथ जोड़ लेता था। यहाँ पर वो कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ लिखा हुआ है महाराजा अधिराज, ठीक है, यानी महाराजा, महान राजा, अधिराज, राजाओं का भी राजा, ठीक है। इसके साथ में एक और दिया हुआ है त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये लिखा हुआ है यहाँ त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी 3 लोकों का चक्रवर्ती, जीतने वाला, ठीक है। तो ये अपने आप को, अपनी जो पावर्स है उसको शो करने के लिए इस तरह की जो टाइटल्स थे उसको वो एडॉप्ट कर लेते थे, ऐसी उपाधियाँ वो अपने नाम के साथ जोड़ लिया करते थे, महाराजा अधिराज है ना, और त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह से अपने नाम का जो उनका प्रभाव था वो उसको शो करते थे। अब इसके साथ में और वो क्या करते थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उस ड्यूरेशन में जो सामंत थे उनके साथ पावर्स को शेयर की जाती थी, और सामंत थे वो हुआ कौन करते थे,
वो सामंत थे, ब्राह्मण होते थे, ट्रेडर्स होते थे, बड़े बड़े किसान हुआ करते थे। ठीक है, अब जितने भी ये जो किसान हैं या जमींदार हैं या जो राजा है, वो अपनी पावर्स को बढ़ाते कैसे थे? अपने पैसे के बल पर। अब वो जो पैसा है, वो पैसा कहाँ से मिलेगा? टैक्स से। वो टैक्स कौन भर रहा है? ये किसान हो रहे हैं। ठीक है, जो किसान है उनसे टैक्स लिया जा रहा है। जो जानवरों का पालन करते हैं, पशुपालक हुआ करते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। जो शिल्पकार हैं, यानी कि जो जैसे बर्तन बना रहे हैं या कोई छोटा मोटा जुलाही का काम कर रहे हैं, तो उनसे जो है टैक्स वो वसूला जाता था। ठीक है, तो ये जो जनता थी वहाँ की, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के काम किया करते थे, उनसे ये टैक्स वसूला जाता था। और ये जो सामंत हुआ करते थे, ये इनसे टैक्स वसूल करके जो है अपने उस टैक्स से कुछ अपने पास रखते थे और कुछ उसका जो हिस्सा था वो राजा के पास पहुंचा दिया करते थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस इम्पोर्टेंट टर्म में 400 टैक्सेस मीन्स उस ड्यूरेशन में लगभग 400 से जो टैक्स 400 टाइप के जो कर थे वो वसूले जाते थे। ठीक है, अब इसमें जो डिस्क्रिप्शन देके दिया गया है वो है कि तमिलनाडु में लगभग 400 टाइप का 400 टाइप का जो टैक्स है वो लोगों से लिया जाता था। और इसमें जो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था वो कहलाता था वैटी, जो यानी कि उस ड्यूरेशन में फेमस था। अभी जो वैटी है, वैटी टैक्स क्या है? ये है ज़बरदस्ती वाला श्रमदान। ठीक है, ज़बरदस्ती वाला, जबरन कर, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती काम में लगाना। फॉर एग्जांपल कि भाई राजा ने बोला है कि भाई यहाँ पर जो है ईंटें बिछेंगी, जैसे हम लोग अब प्रेजेंट में जिनको बोलते हैं कि भाई रोड मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रोड बनेगी, तो उस ड्यूरेशन में मान लिया सड़क बन रही है, तो सड़क पर ईंटें बिछाने का काम हो रहा है, तो ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकाल के लगाया जाता था कि आप यहाँ पे काम करोगे, आज 8 घंटे 10 घंटे आपकी ड्यूटी है, आपको काम करना है। तो ये एक ज़बरदस्ती हो गई। ठीक है, ये इसको कहा जाता था वैटी। ठीक है, और दूसरा था यहाँ पे ही कदमई। ठीक है, अब ये जो कदमई है, ये है ज़मीन पर टैक्स। ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू है। तो इस तरह के जो टैक्सेस हुआ करते थे वो ज़बरदस्ती लोगों से लिए जाते थे, ज़बरदस्ती लोगों को काम पे लगाया जाता था, ज़बरदस्ती आप लोगों से आपके जो फसल है वो बेशक आपकी बारिश की वजह से ख़राब हुई है, लेकिन आपको देना है तो देना है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती जो टैक्सेस थे वो लोगों से लिया जाता था। तो इस तरह के कई सारे नियर अबाउट 400 टैक्सेस का जो जिक्र है वो तमिलनाडु के जो आज इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि उस ड्यूरेशन में किस तरीके से जो सामंत थे वो अपना जो खर्चा था वो निकाला करते थे। अब जो मैंने आपको जैसे बताया अभी कि जितने भी ये टैक्स वगैरह वसूले जाते थे, ठीक है, और सामंतों के पास जाता था, फिर सामंतों से राजा के पास जाता था। तो जो राजा है वो अपने इन टैक्सेस से करता क्या था? ठीक है, तो वो क्या करता था, इन टैक्सेस से वो टेम्पल्स बनाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, वो मंदिर बनाता था। ठीक है, और वो किला बनाता था। किला तो आप जानते हैं ना क्या होता है, फोर्ट्स, कि अपने जहाँ पर भी जितना भी एरिया राजा का है वो उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता था, ताकि अगर बाहर से कोई भी आक्रमण करने के लिए आता है तो वो उस आक्रमण से अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो ये जो फोर्ट्स बनाए जाते थे और जो टेम्पल्स बनाए जाते थे, अच्छा टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे? कि टेम्पल्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाए जाते थे, तो उससे क्या होता था कि जो भी अगर कोई बाहर से ट्रेडर्स आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, या कोई बाहर से कोई घूमने के लिए लोग आए हैं, तो वो देखते थे अरे इस राजा के यहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वो उसको अपनी भव्यता का, यानी कि हम अपने कितने प्रोस्पर हैं, कितने वेल्दी, कितने पैसे हैं, वो उसका एक प्रतीक माना जाता था। इसलिए हर राजा ये कोशिश करता था कि उसके राज्य में एक भव्य आलीशान मंदिर जरूर हो। ठीक है, जो उसकी प्रोस्पेरिटी को शो करता था। तो ये टैक्स जो भी वसूले जाते थे वो उन टैक्सेस को मोस्ट ऑफ इसी तरह से यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ज़बरदस्ती लोगों से उन मंदिर और जो फोर्ट थे उनमें ज़बरदस्ती उनको काम में भी वहीं लगाया जाता था। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट चलते हैं कि वहाँ पर जो पोजीशंस हुआ करती थी किसी भी ऑफिशियल्स की, वो कैसी होती थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशंस वर हेरिडिटरी। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेनापति है तो उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है, वो भी सेनापति बन जाएगा। ठीक है, यदि कोई राजा का फेवरेट है तो उसका जो परिवार है वो भी उसका फेवरेट है। ठीक है, वंशवाद की परंपरा उस टाइम में चलती थी। ठीक है, और ये सभी मोस्ट ऑफ जितने भी उस ड्यूरेशन में डेजिग्नेशन होते थे, जो भी पद हुआ करते थे, वो सभी के लिए ही चलते थे, सभी में ही वंशवाद की परंपरा चलती थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब ये प्रशस्ति क्या है और लैंड ग्रांट्स क्या है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है। पहले प्रशस्ति को समझते हैं कि प्रशस्ति क्या है। प्रशस्ति
का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ। ठीक है, तो जो भी उस ड्यूरेशन में कवि हुआ करते थे या जो लेखक हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, स्कॉलर्स, ठीक है, वो क्या करते थे, वो राजा को खुश करने के लिए राजा की प्रशंसा में लेख लिखा करते थे। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को आप प्रेज कर रहे हैं, तो आप उसकी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, उसकी खराब बातें थोड़ी ना लिखेंगे। तो प्रशस्ति में क्या होता था, हमेशा एक राजा की अच्छाइयों के बारे में लिखा जाता था। अब जो राजा है वो उसकी जो अच्छाइयाँ होंगी वो कहाँ होंगी, ठीक है, राजा के आसपास के एरिया में, राजा के फेवरेट एरिया में। ठीक है, तो राजा के साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में जहाँ जहाँ पर भी डेवलपमेंट होता था, ये राइटर्स मोस्ट ऑफ वहीं पर अपना घर बनाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं की आलीशानता के बारे में, भव्यता के बारे में राजा की प्रशंसा में लेख लिखा करते थे और फिर राजा के पास पहुंच जाते थे, देखिए आपने इतना अच्छा काम किया है, आपकी साम्राज्य में इतना अच्छा काम हो रहा है। राजा खुश हो जाता था और फिर वो उसको कोई ना कोई रिवार्ड देता था। ठीक है, तो प्रशस्ति उसके लिए क्या था, उसके लिए वो कमाई का जरिया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब वो राजा की प्रशंसा के बारे में कुछ लिख रहा है तो नेचुरल है कि वो राजा के बारे में तो कुछ अच्छा ही लिखेगा, उसकी जो नेगेटिव जो काम होंगे वो तो उसके बारे में नहीं लिखेगा कि भाई माना किसी राजा ने ज़बरदस्ती किसी किसान से कोई कर वसूला है और किसान जो है बहुत ज़्यादा गरीब है या वो रो रहा है, तो ऐसी बातें थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो और दूसरा कि मैंने आपको बताया कि जो लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, वो हमेशा भव्य जो जगह रहती थी वहीं पर रहते थे, तो जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ पर उनका कोई मतलब ही नहीं होता था, उसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे। तो जब वो जानेंगे नहीं तो वो लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रशस्ति इस टाइम में हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में मिलती हैं, हम उनको मान सकते हैं कि वो पूरी तरह से सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो चापलूसी के लिए लिखी हुई चीज़ें हैं। अब इसमें नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंड ग्रांट्स। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी लेखक हुआ करता था या जो भी कविता कविता लिख रहा है, कवि हुआ करता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो उसको रिवार्ड दिया करता था। तो रिवार्ड में क्या दिया जाएगा, वो खुश होकर के कोई ना कोई उसको ज़मीन का टुकड़ा दे देगा, है ना, तो वो उस पर खेती करे या वो कुछ किसी से खेती करवाए। ठीक है, तो इस तरह से जो लैंड थी वो ग्रांट की जाती थी। ठीक है, अब इसमें यहाँ आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पिक दी हुई है, इस पिक को ऑब्जर्व करते हैं। ये ना कॉपर की शीट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड ग्रांट्स, तो ये होता था कि इन कॉपर की प्लेट्स पर लिख दिया जाता था। ठीक है, इंस्क्राइब करके नुकीली चीज़ों से लिख दिया जाता था और फिर इस पर जो है स्टैंप लग जाती थी, राजा की सील लग जाती थी। तो आप देख सकते हैं ये कॉपर की प्लेट्स हैं, ये ख़राब तो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आजीवन उस व्यक्ति के पास रही जाती थी जिसको कि वो ज़मीन मिली है। ठीक है, तो ये एक तरीके से उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हो गया कि हाँ ये वाली जो ज़मीन है वो इसके नाम है। तो ये कॉपर की प्लेट्स हुआ करती थी, इन कॉपर की प्लेट्स पर ये जो लैंड ग्रांट्स हैं वो लिखी जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद में ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है 9th सेंचुरी में है और देखिए ये संस्कृत में और तमिल में लिखी हुई मिली हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। ठीक है, ये जो नागभट्ट है ये एक राइटर है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है और अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए प्रशस्ति के बारे में ही यहाँ पर इसको दिया हुआ है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में एक एरिया है ग्वालियर, तो ग्वालियर में संस्कृत में लिखी हुई एक प्रशस्ति मिली है और ये जो है पटिहार नरेश के बारे में लिखी हुई है, यानी जो गुर्जर पटिहार मैंने आपको बताया, तो उनका एक राजा था उसके बारे में लिखा हुआ है और ये लिखी है नागभट्ट ने। ठीक है, तो ये नागभट्ट ने उस जो प्रतिहार राजा थे उनके बारे में लिखी हुई है कि उन्होंने किस तरह से किस किस राजा को हराया है, किस किस राजा को हरा करके उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि प्रशस्ति में राजाओं की प्रशंसा के बारे में ही लिखा जाता था, तो ये एक तरीके से केवल एक खुश करने का एक तरीका था, इसको पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किस टाइप की जो लैंड है वो किस किस को दी जाती थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी जिससे भी राजा खुश होता था वो उसको लैंड ग्रांट कर देता था। ठीक है, अब इसके बाद में दिया हुआ है वारफेयर फॉर वेल्थ, पैसे के लिए जो युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, अभी देखिए जब मैंने आपको मैप बताया था तो मैंने आपको 3 डायनेस्टीज़ बताई थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला, है ना, और एक एरिया मैंने आपको बताया था
कन्नौज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उसी की डिटेल दी गई है। वारफेयर फॉर वेल्थ यानी पैसे के लिए युद्ध। सभी जितने भी राजा हुआ करते थे, ठीक है, कोई भी जो राजा होगा तो उसको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है, उसको देखिए अपने सैनिकों को हथियार देना है, उसके राज्य में जितनी भी जनता रह रही है उसके लिए उसको अनाज चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो उसके अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करेगा। बस यही ये तीनों करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ये नाम दिया हुआ है, अब इन नाम को ध्यान से देखते हैं। पहला तो है हमारा गुर्जर प्रतिहार, सेकंड है हमारा राष्ट्रकूटाज और थर्ड है हमारा पालाज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और ये जो गुर्जर प्रतिहार थे मैंने आपको बताया था राजस्थान वाले एरिया में, और राष्ट्रकूटाज कहाँ थे, महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, और जो पाल डायनेस्टी थी वो थी हमारी बंगाल वाले एरिया में। तो ये जो तीनों डायनेस्टीज थी ये हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। और ये किस एरिया के ऊपर लड़ती रहती थी, ये लड़ती रहती थी कन्नौज के लिए। ठीक है, अब कन्नौज में मैंने आपको बताया था ना, यूपी की तरफ एक एरिया दिखाया था, तो वो कन्नौज एरिया था। अब होता क्या था कि जो कन्नौज वाला एरिया है वो बड़ा उस टाइम में प्रोस्पेरस एरिया था। ठीक है, तो ये जो तीनों डायनेस्टीज थी ये तीनों ही डायनेस्टी कन्नौज को अपने अंडर में लेना चाहती थी। ठीक है, ताकि वो जो है प्रोस्पेरिटी उनके हिस्से में आ जाए। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है हिस्ट्री में इसको ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए ट्री यानी थ्री, पर्टाइट इसको आप पार्टी, तो थ्री पार्टी। अब वो तीन पार्टी कौन कौन सी हैं, राष्ट्रकूटाज, पालाज, गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, तो थ्री पर्टाइट यानी तीन पक्ष, तीन पार्टी वाला स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब युद्ध। ठीक है, तो तीन पार्टी यानी जिस युद्ध में तीन पार्टी शामिल थी, तो वो पार्टी मैंने आपको बता दी है। ये तीन पार्टी इस युद्ध में शामिल हुआ करती थी, इसलिए इस क्योंकि तीन तरफ से था तो इसको ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। तो आई होप कि ये बहुत इजी है और आपको इजीली लर्न भी हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, इसी में ही एक हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी रूलर हुआ करते थे वो अपनी प्रोस्पेरिटी को शो करने के लिए टेम्पल्स बनाया करते थे। ठीक है, वो अपनी प्रोस्पेरिटी को शो करने के लिए टेम्पल बना रहे हैं, बट उस प्रोस्पेरिटी को कोई और भी तो देख रहा है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक नाम आया है। ठीक है, अफ़गान का एक एरिया है गजनी। ठीक है, ये अफ़गान का एक एरिया था, उसका एक सुल्तान था। ठीक है, जिसको महमूद कहा गया। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान का था, गजनी का महमूद सुल्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान का एक एरिया था गजनी और उसका सुल्तान था महमूद। ठीक है, तो इसने भी सुना कि हमारे हिंदुस्तान में, उस टाइम में हिंदुस्तान शब्द ज़्यादा यूज़ किया जाता था, हिंदुस्तान में बड़ा प्रोस्पेरस एरिया है, वहाँ पे बहुत पैसा है। ठीक है, वहाँ पे तो मंदिरों में भी सोने की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, ये है वो है। बस ठीक है, इसको अट्रैक्शन हुआ, इसको अपने एरिया गजनी को डेवलप करना था और बस ये आ गया हमारे इंडिया में। ठीक है, अब हमारे जब इंडिया में आया तो इसने तो सच्ची में देखा कि भाई हमारे यहाँ पे तो सोने की मूर्तियाँ लगी हुई हैं मंदिरों में, है ना। उस ड्यूरेशन में बहुत गोल्ड और जो सिल्वर हुआ करती थी वो मंदिरों में पाई जाती थी। सच में जो डाइटीज़ हुआ करती थी यानी जो देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी वो भी सोने की और चांदी की बनवाई जाती थी। वहाँ पे जो सजावट का काम होता था मोस्टली वो भी इसी तरह से सोने और चांदी से कराया जाता था। तो ये जो प्रोस्पेरिटी थी ये राजाओं के लिए तो दिखावे का काम बन गई, लेकिन वो दिखावा ही उनको भारी पड़ गया, जिसके कारण महमूद गजनी हमारे इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसने क्या किया, हमारे इंडिया में अटैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मंदिर का नाम दिया हुआ है और यह है गुजरात का सोमनाथ। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर था, बहुत भव्य बहुत आलीशान मंदिर था। ठीक है, महमूद ने आया और इसको लूटा। ठीक है, महमूद गजनी ने आया और इसको लूटा और आप इसको जब उसने इसको लूटा भी है उसके बाद भी इसने हमारे इंडिया की जो भव्यता थी, जो प्रोस्पेरिटी थी, जो वेल्थ थी, उससे अट्रैक्ट होकर के इसने अपने एक लेखक थे वहाँ पर, उनके एक राइटर थे अल-बरूनी। अल-बरूनी ने कहा कि इस सब कंटिनेंट, ठीक है, इस जो ये भारत उपमहाद्वीप है इसके बारे में कुछ लिखो, जितना भी कुछ इसके बारे में आप जानते हो वो सब इसमें लिखो। तो वहाँ पे जाओ, देखो, घूमो और सब कुछ इकट्ठा करके लिख करके लेकर आओ। ठीक है, तो अल-बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, जिसमें उसने हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने
ये जो अल बरूनी है ये हमारे इंडिया में आया और यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे यानी जो यहाँ पे विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनसे उसने संस्कृत सीखी और उसने अपनी किताब उल हिंद लिखी। तो देखिए पर्शिया तो लैंग्वेज उसको आती ही थी, यहाँ पे आकर के उसने संस्कृत के स्कॉलर से संस्कृत सीखी और उसने किताब उल हिंद हमारे इंडिया के बारे में लिखी है। तो हमारे इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो हमें पर्शिया लैंग्वेज में भी इसीलिए मिलती है क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो भी राइटर्स हुआ करते थे वो जो भी प्रॉस्पेरिटी हमारे इंडिया में मिली वो उन्होंने लिख डाली। ठीक है, अब जो अदर यहाँ पे किंग्स का दिया गया है, एक मैंने आपको बताया ट्रिपाटाइट स्ट्रगल और अब इसके बाद में मैंने आपको बताया महमूद गजनी का अटैक के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हम और आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो ये नया नाम आया है चौहान्स। ठीक है, मैंने आपको राजस्थान में ईस्ट, राजस्थान के ईस्ट साइड में एक डायनेस्टी बताई थी जो थी चाहमन्स। ठीक है, चाहमन्स को ही बाद में चौहान के नाम से जाना गया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चौहान आपने जरूर सुना भी होगा। तो इनका जो एरिया था मोस्टली वो दिल्ली और अजमेर था, यानी दिल्ली और अजमेर के आसपास का जितना भी एरिया था वहाँ पे चाहमन्स का साम्राज्य था, चाहमन्स का एग्जाम्पल रूल था। तो ये जो अपने एरिया को ना बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो ये अपने एरिया को इस बढ़ाने के लिए वो क्या होता था, हमेशा जो है जो चालुक्य ये लोग थे इन पर वो अटैक करते थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ये गढ़वाली थे, इन पर वो अटैक करते रहते थे। तो हमेशा इनका भी झगड़ा आपस में रहता था। कभी तो जो है चालुक्यास के साथ में चाहमन्स का हो रहा है, कभी चाहमन्स का जो है गढ़वालियों के साथ में हो रहा है। तो ये हमेशा जो है झगड़ा जो है चलता रहता था। ठीक है, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये चीज़ आप देखिएगा, नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि ये जो कॉन्टिन्यूस लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, इससे आप देखिए वीकनेस आती है। किसी भी साम्राज्य में सैनिक भी मरते हैं, उसका पैसा भी लग रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो उनके साम्राज्य का जो आंतरिक जो संगठन था वो भी कमज़ोर बनता जा रहा था। ठीक है, यानी हमारे भारत में जो आंतरिक जो ये बंटवारा चल रहा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं पावर्स भी कम हो रही थी। यही वजह थी कि जो विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम आसानी से उनके अंडर में आ गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब जिक्र भी आया है कि चाहमन जो साम्राज्य था उसमें एक रूलर था पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, ये नाम आपने भी जरूर सुना होगा, जिसे आप कई बार पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड था। ठीक है, इसका जो झगड़ा हुआ था वो सुल्तान महमूद गोरी के साथ हुआ था। ठीक है, ये आपने ज़रूर सुना होगा। 1191 में जब महमूद गोरी ने हमारे इंडिया में अटैक किया तो महमूद गोरी को भगा दिया था उसने। ठीक है, जो पृथ्वीराज थर्ड थे उन्होंने उसको भगा दिया, युद्ध में हरा दिया। लेकिन जो महमूद गोरी था उसने अपनी पावर्स को फिर से कलेक्ट किया और 1192 में फिर से हमारे इंडिया पर अटैक किया और उसने क्या किया, इस बार पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, इस तरीके से महमूद गोरी का हमारे इंडिया में एंट्री होती है। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इजीली चैप्टर इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस रिमेनिंग पार्ट को करेंगे जिसमें साउथ का जो चोला एम्पायर है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ओके। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also so that you can get notification of my new videos. Thank you.